तो भी हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें आपको बताया गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। उसमें आपको बताया गया कि मेल में स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। तो अभी आप पढ़ने वाले हैं उसी टेस्टिस या वृषण के बारे में। तो यह क्या है, एक ह्यूमन टेस्टिस है और ऐसे ही मानव में दो टेस्टिस होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दोनों क्या होते हैं, एक साइक्रोटम के अंदर बंद होते हैं। ठीक, साइक्रोटम क्या होता है, थैली आकार की संरचना होती है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस बंद होते हैं। तो यह एक टेस्टिस है और इसकी कंप्लीट संरचना है। तो आइए हम जानते हैं टेस्टिस के बारे में। तो इस टेस्टिस की अगर आप लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो इसकी टोटल लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक, प्रत्येक टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेमी। अगर आप इसकी थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो इसकी जो थिकनेस होती है वह 2.5 सेंटीमीटर की होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, तो मनुष्य में जो प्रत्येक टेस्टिस होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की। ठीक, अगर इसके वेट की बात करें तो प्रत्येक टेस्टिस का वेट कितना होता है, लगभग 20 to 25 ग्राम्स का होता है। ठीक, और इसके बाहर 2 लेयर पाई जाती है। टेस्टिस कितने लेयर से घिरा होता है, 2 लेयर से। सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे आउटर लेयर है, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, टेस्टिस सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, इसके बाद जो इनर लेयर है इसके अंदर यह संरचना होगी, इसके अंदर जो यह लेयर दिख रही है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका। यहां देख रहे हैं सेकंड लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये आपका सेकंड लेयर हो गया। तो इस तरह से वृषण में कितने लेयरिंग होती है, 2 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सेकंड लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है वह आउटर लेयर है और इनर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक, यार आपका हो गया इसकी लेंथ, इसकी थिकनेस, इसका वेट और इसका आउटर लेयर और इसका इनर लेयर। ठीक, अब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ कुंडलित नलिकाओं का समूह बना हुआ है, जिसके बीच बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, प्रत्येक सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स को अलग अलग करता है। यह सेप्टम है और इसके बीच बीच में आप देख रहे हैं कुंडलित नलिकाओं का जो जाल बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस जाल का नाम क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्र जनन नलिका, इसका नाम क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिका। देख रहे हैं यहाँ कुछ में कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ ऐसे से बहुत सारी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देख रही है बीच बीच में, यहाँ यहाँ यहाँ। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका नाम है शुक्र जनन नलिका, यानी यही में जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक, जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है यह जो है एक इपिथेलियल सेल से बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है और उस इपिथेलियल टिश्यूज में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो आपका सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पूरा कुंडलित नलिकाओं के समूह के रूप में, उसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं क्योंकि एक टिश्यूज है, इपिथेलियल टिश्यू है और उस इपिथेलियल टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, यानी जो आपका सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है किससे बना है, इपिथेलियल टिश्यू से। और इपिथेलियल टिश्यू में जो है 2 टाइप्स की सेल्स हैं। फर्स्ट सेल का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स एंड सेकंड सेल्स आपका है नर्स सेल या उसे को हम सर्टोवली सेल्स भी कहते हैं। ठीक, तो 2 तरह की कोशिकाएं हो गई। पहले का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, नरजनन कोशिका कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, नर्स सेल या सर्टोवली सेल्स या सर्टोवली कोशिका। ठीक, अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है इसी का फंक्शन होता है शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन किस सेल से होता है तो उस सेल्स का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनियल
सेल्स का नाम है, ठीक। क्योंकि शुक्र जनन नलिकाओं का मेन फंक्शन क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण होता कहाँ है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स से। कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक। इसके बाद जो नर सेल या सर्टोवरी सेल्स हैं, यह जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो शुक्राणुओं को मैच्योर होने के लिए, मैच्योरेशन के लिए प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना इनका मुख्य फंक्शन होता है। तो जो स्पर्म बनता है वह पोषण कहाँ से लेता है, नर्स सेल या सर्टोवरी सेल से लेता है, ठीक। तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोवरी कोश का क्या फंक्शन है, सर्टोवरी कोश का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक। अब इसके बाद इनके बीच बीच में जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, इनके बीच बीच में कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। जो आपके सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच बीच में कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। उनका फंक्शन क्या है, पुरुष के नर जनन अंग में निकलने वाले हार्मोन्स, जिसको आप नर हार्मोन्स कहते हैं, उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो पुरुष में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन। किस सेल से, लीडिंग सेल से, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बींग्स में लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, तो लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। लीडिंग सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स का फंक्शन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना। और इस टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन मैं आपको बता दूं क्या होता है कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है जन्म से संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को संपन्न नहीं करता है। कुछ समय तक वह वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद एक समय क्या होता है, उसका जो है यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, वह एडल्ट अवस्था में प्रवेश कर जाता है। और जब वह एडल्ट अवस्था में प्रवेश करता है तो टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल से निकलता है और उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास करता है। जो इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसको क्या करता है, ग्रोथ करता है, बढ़ाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होना प्रारंभ हो जाता है तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, वह पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं। अर्थात एक मनुष्य संतान उत्पन्न करने के लिए शुक्राणु का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, ठीक। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हुआ, लीडिंग सेल से। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्रीज करना, ठीक। अब क्या हो रहा है, जो आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यह जा करके रेड टेस्टिस से होकर के कहाँ निकल रहा है, एक कॉमा आकार की संरचना में जा करके निकल रहा है। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर कुछ कुंडली संरचनाएं दिख रही हैं, जहाँ जा करके सभी एक हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेड टेस्टिस कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। तो सभी प्रकार के सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स जा करके जहाँ इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं सभी जा करके इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेड टेस्टिस कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। जहाँ पे लगभग 15 से 20 क्वाइल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं, रेड टेस्टिस बनाती हैं। और ये सभी क्वाइल्डेड ट्यूब्यूल्स जा करके ओपन होती हैं कॉमा आकार के स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, आधे वृषण कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका संरचना दिख रहा है कॉमा आकार का, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक। अब एपिडिडाइमिस क्या है, आधे वृषण। आधे वृषण जो है एक कुंडलित नलिकाओं का समूह है, जिसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लगभग 6 सेंटीमीटर कुंडलित नलिकाओं का समूह है। लेकिन जब यह अत्यधिक कुंडलित हो जाती है तो इसकी लंबाई 6 से घट कर कितनी हो जाती है, 4 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक। तो जो अधिवृषण है यह लगभग 6 सेंटीमीटर कुंडलित नलिकाओं का समूह है। कुंडलित होने पर इसका जो लेंथ होता है कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर का हो जाता है। इसका मैं फंक्शन आपको बता दूं, जो अधिवृषण है, अधिवृषण जाकर कहाँ ओपन हो रहा है, अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को हम
हेड ऑफ एपिडिडर्मिस कहते हैं, मिडल पार्ट को हम बॉडी ऑफ एपिडिडर्मिस कहते हैं, और सबसे लास्ट पार्ट को हम टेल ऑफ एपिडिडर्मिस कहते हैं। इसका मैं फंक्शन आपको बता दूं कि जो रेड टेस्टिस है, वृषण जालिकाएं हैं, वह सेमिफेरस टिगुल्स में बनने वाले शुक्राणुओं को ले जाकर के कहाँ छोड़ देती हैं, एपिडिडर्मिस में छोड़ देती हैं, यानी हेड ऑफ एपिडिडर्मिस में छोड़ देती हैं। इसी के अंदर क्या होता है, हेड से आएगा मिडल, मिडल से आएगा कहाँ, अब टेल में। इसी के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वह अनमेच्योर अवस्था में होते हैं, और आने के बाद उनका जो मेचुरेशन होता है वह कहाँ होता है, एपिडिडर्मिस में होता है, यानी शुक्रजनन नलिकाओं में बनने वाले शुक्राणु वृषण जालिका से होते हुए अधिवृषण में पहुंचते हैं, जहां पे इनका परिपक्वन और क्या होता है, संचय होता है। तो यहाँ पे इनका मेचुरेशन होता है और स्टोर करके रखे जाते हैं। अब यहाँ से निकल करके जो स्पर्म होता है वह पहुंचता है कहाँ, वासा डिफरेंस, या देख रहे हैं इसका नाम क्या है, शुक्रजनन शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंस, इसका नाम क्या है, शुक्रवाहिनी। अब इसका फंक्शन क्या है, यह लगभग 40 सेंटीमीटर की लंबी नलिका होती है, जिसके द्वारा एपिडिडर्मिस से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। अब जो एपिडिडर्मिस है यह स्पर्म को कलेक्ट करके छोड़ देता है कहाँ, वासा डिफरेंस में, और जो वासा डिफरेंस है यह इसको ले जा करके कहाँ छोड़ देता है, आपका जो शुक्राशय है, अपने जाकर के शुक्राणु छोड़ देगा शुक्राशय। तो यह हो गया आपका टेस्टिस, और यह हो गया एपिडिडर्मिस, यह हो गया आपका वासा डिफरेंस, और इन सबका फंक्शन।